गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। क्लास लाइव हो चुकी है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। और जल्दी से बताएंगे कि लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था। हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और भारत के संविधान में हम बात कर रहे थे संविधान के भाग 3 के बारे में, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे अबाउट आर फंडामेंटल राइट्स। हम पढ़ रहे थे अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम बात कर रहे थे अबाउट आर फंडामेंटल राइट्स, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। लास्ट हमने आर्टिकल 19 पढ़ लिया था। यानी कि हम पढ़ रहे थे राइट टू फ्रीडम, या स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट अगला लिखिए आर्टिकल 20। अगला लिखेंगे अनुच्छेद 20, जिसमें है, लिखिए, अपराध की स्थिति में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अपराध की स्थिति में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अपराध की स्थिति में दोष सिद्धि के संदर्भ में का मतलब है कि यदि किसी भी व्यक्ति से कोई भी अपराध होता है, कोई भी ऑफेंस होता है, या कोई भी अपराध कोई व्यक्ति करता है, तो उसके सारे के सारे मौलिक अधिकार उससे नहीं छीने जाते हैं। उसके पास कुछ अधिकार हैं जो संरक्षित रहते हैं, कुछ अधिकार हैं जो उसके पास बने रहते हैं। इसमें आपको 3 कंडीशंस याद रखनी है। सबसे पहली कंडीशन, व्यक्ति पर अपराध सिद्ध होने से पहले ध्यान रखेंगे उसे अपराधी या उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता और ना ही माना जा सकता। सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस। एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा का प्रावधान किया गया है। एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा दी जाएगी और कभी भी किसी व्यक्ति को खुद के ही खिलाफ साक्षी होने के लिए या गवाह होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये तीनों के तीनों जो संरक्षण है वो हमें प्रदान किए गए हैं आर्टिकल 20 के तहत।
दिस इज आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह है संविधान का अनुच्छेद 20। इंग्लिश में आप इसे लिख सकते हैं प्रोटेक्शन। इंग्लिश में आप इसको लिखेंगे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगला लिखेंगे अनुच्छेद 21, जिसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इंग्लिश में लिखेंगे प्रोटेक्शन लिखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, या इसे कॉमनली आप लिख सकते हैं जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे आपातकाल की ही स्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमसे जीवन जीने का अधिकार या हमारी जो दैहिक स्वतंत्रता है वो कोई नहीं छीन सकता है, उससे हमें कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता है। और इसी में एक और मौलिक अधिकार है जो कहलाता है राइट टू प्राइवेसी, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं निजता का अधिकार। ये दोनों के दोनों अधिकार हमें आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किए गए हैं। अब दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बताइए आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले निरस्त हो जाने वाला या सबसे ज्यादा या सबसे पहले टर्मिनेट कर दिया जाने वाला आर्टिकल कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे, यदि इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, यदि आपातकाल की स्थिति बनती है, तो आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले निरस्त किया जाने वाला आर्टिकल होता है आर्टिकल 19, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी स्वतंत्रताएं हमें किस में मिली है, आर्टिकल 19 में मिली है। और एक क्वेश्चन पूछेंगे आपातकाल की स्थिति में भी हमसे ना छीने जाने वाले आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। चाहे आपातकाल ही क्यों ना लगा हो, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 हमसे कभी भी नहीं छीना जाएगा, वो कभी भी निरस्त नहीं किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले टर्मिनेट कर दिया जाता है किसे, आर्टिकल 19 को। अगला लिखेंगे आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21 का ए, जिसमें है राइट टू एजुकेशन, या शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल पहले से हमारे संविधान में नहीं था। इसे बाद में हमारे संविधान में क्या किया गया है, ऐड किया गया है, इसे बाद में हमारे संविधान में जोड़ा गया है। और यदि बाद में जोड़ा गया है तो भाई ध्यान रखेंगे किस अधिनियम से जोड़ा गया है, लिखेंगे इस अनुच्छेद को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। दैट वॉज एडेड बाय 86th
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया और इसमें प्रावधान कर दिया गया किसका? लिखेंगे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में है, लिखिए गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, या जिसको इंग्लिश में आप लिखेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण या प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या अरेस्ट किया जाता है तो उसके लिए भी उसके कुछ मौलिक अधिकार उसके पास संरक्षित रहते हैं। जैसे यहां पर भी आप 3 कंडीशन याद रखेंगे। सबसे पहली कंडीशन, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसका अपराध या गिरफ्तारी का कारण उसे बताना अनिवार्य होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उससे सबसे पहले गिरफ्तार करने का उसे कारण क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है, गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार हुए व्यक्ति को न्यायालय या न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। और गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह अपने लिए एक अधिवक्ता, अपने लिए एक वकील या एडवोकेट चुन सकता है। इसके बाद अगला मौलिक अधिकार, लिखिए शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। लिखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें आपको 2 अनुच्छेद याद करने हैं। सबसे पहला आर्टिकल 23, सबसे पहला अनुच्छेद 23, लिखेंगे इसमें है मानव तस्करी
एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। इंग्लिश में लिखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस, मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध, जिसका मतलब है हमारे देश में व्यक्ति को खरीदना, उसे अपना बंधुआ मजदूर बनाना या किसी भी व्यक्ति से जबरन या जबरदस्ती कोई भी कार्य करवाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। अगला आर्टिकल 24, जिसमें है बाल श्रम पर प्रतिबंध। इंग्लिश में लिखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम पर प्रतिबंध या प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर या बाल श्रम पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, ढाबे पर या फैक्ट्री में मजदूर बनाकर उनसे कार्य करवाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि 14 वर्ष से कम के बच्चे को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर काम करवाने का मतलब है बाल श्रम या चाइल्ड लेबर, विच इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एज पर आर्टिकल 24, जिसे अनुच्छेद 24 के तहत पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। क्योंकि हम सब जानते हैं 14 वर्ष की आयु तक उसे निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना या प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार है। अगला लिखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25, लिखेंगे किसी भी धर्म की उपासना एवं किसी भी धर्म की उपासना एवं उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार। राइट टू फॉलो एंड प्रमोट, राइट to follow and promote any religion in India, भारत में किसी भी धर्म की उपासना एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 के तहत भारत में
प्रत्येक व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार बनाया गया है कि वह चाहे तो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है और उस धर्म से संबंधित सभी रीति रिवाजों या कस्टम्स को फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26। आर्टिकल 26 या अनुच्छेद 26। 25 में मैंने कहा राइट टू फॉलो एंड प्रमोट एनी रिलीजन एंड इट्स कस्टम्स इन इंडिया। भारत में किसी भी धर्म की उपासना एवं उसके रीति रिवाजों को मानने और उनका प्रचार प्रसार करने का अधिकार। नेक्स्ट, आर्टिकल 26। लिखेंगे किसी भी धार्मिक कार्यक्रम एवं सम्मेलन का आयोजन करने का अधिकार। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम एवं सम्मेलन का आयोजन करने का अधिकार। लिखिए राइट टू ऑर्गेनाइज, राइट टू ऑर्गेनाइज एनी रिलीजियस प्रोग्राम और अ मीटिंग। right to organize or conduct any religious program or a meeting। नेक्स्ट, आर्टिकल 27 अनुच्छेद 27। आर्टिकल 27 या अनुच्छेद 27 जो कहता है, लिखेंगे भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को, भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। एवरी रिलीजियस इनकम इन इंडिया विल बी कंसीडर्ड टैक्स फ्री। भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। एवरी रिलीजियस इनकम इन इंडिया विल बी कंसीडर्ड टैक्स फ्री। तो भारत में होने वाली किसी भी धार्मिक आय पर, किसी भी रिलीजियस इनकम पर कोई टैक्स इंपोज नहीं किया जाता है या कोई भी कर लागू नहीं किया जाता है। अगला लिखेंगे आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28। आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28 लिखेंगे भारत में कोई भी शैक्षणिक संस्थान, भारत में कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगा। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया विल नॉट प्रोवाइड अ रिलीजियस एजुकेशन।
भारत में कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगा। Any educational institute in India will not provide a religious education. अगला लिखेंगे, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सबसे पहला लिखिए आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 लिखेंगे। अनुच्छेद 29 में है भारत के अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। भारत के अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज इन इंडिया। भारत के अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 लिखेंगे। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा लिपि, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा लिपि एवं संस्कृति को मानने एवं उसके प्रचार करने का अधिकार है। भारत में व्यक्ति को अपनी भाषा लिपि एवं संस्कृति को मानने एवं उसका प्रचार करने का अधिकार है। वन हैज द राइट टू फॉलो एंड प्रमोट हिज लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर इन इंडिया। सर मदरसे में तो रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। अच्छा जी, लो फिर लिखो अगला आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30। आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 जो कहता है, लिखेंगे द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया हैव राइट The minorities of India have right to establish religious education
रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर देम, लिखेंगे भारत के अल्पसंख्यकों को, भारत के अल्पसंख्यकों को अपने लिए धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार। भारत के अल्पसंख्यकों को अपने लिए धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार। और लास्ट लिखेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। विच इज आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो है संविधान का अनुच्छेद 32। हिंदुओं के लिए नहीं है। भाई देखो, भारत में ना 7 समुदाय रहते हैं, भारत में 7 कम्युनिटीज रहती हैं। कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। भारत में रहने वाले ये 7 समुदाय हैं, भारत में ये 7 कम्युनिटीज रहती हैं, जिसमें से केवल बहुसंख्यक या मेजॉरिटी किसे माना गया है? हिंदूज को। बाकी सारे के सारे जो 6 समुदाय हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ये सभी क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक। भाई अल्पसंख्यक का ही मतलब क्या है? जो संख्या में कम है, जो संख्या में अल्प है, इन्हीं को क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक कहा गया है। और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अधिकार है कि वे चाहें तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन हमारे संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो हमें आर्टिकल 32 में दिया गया है। आर्टिकल 32 ये सुनिश्चित करता है कि यदि भारत के किसी भी नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है या उसके मौलिक अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं, तो आप जानते हैं कि वो अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है और अपने मौलिक अधिकारों को दोबारा से बहाल करने की मांग कर सकता है। आर्टिकल 32 के ही तहत न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 32 के ही तहत भारत की सुप्रीम कोर्ट
या सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान किया गया है जुडिशियल रिट्स या न्यायिक रिटें जारी करने का। यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या किसी की भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं। भाई आर्टिकल 31 नहीं है, ये मैंने कल भी आपको बताया था। आर्टिकल 31 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिटें रिलीज की जाती हैं। केवल आपको नाम याद रखने हैं। सबसे पहला कहलाता है हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इन्हीं रीटों के तहत हमारे मौलिक अधिकार हमें दोबारा बहाल किए जाते हैं। एक होता है मैंडामस, जिसको हिंदी में कहते हैं परमादेश। एक होता है क्यू वारंटो, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिकार परीक्षा। एक होता है सर्टियोरेरी, जिसे हिंदी में कहा जाता है उत्प्रेक्षण। और एक ध्यान रखेंगे प्रोहिबिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की न्यायिक रिटें होती हैं जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे मौलिक अधिकार दोबारा क्या किए जाते हैं, बहाल किए जाते हैं। नोट कीजिए फटाफट। केवल इनके नाम याद रख लीजिएगा, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। नोट कर लिया है? अगला लिखेंगे आर्टिकल 33, जिसमें है फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार।
लिखेंगे संसद को अधिकार है कि वह, लिखिए संसद को अधिकार है कि वह ऐसे कानून का निर्माण कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह ऐसे कानून का निर्माण कर सकती है जिसके तहत, संसद को अधिकार है कि वह ऐसी विधियों या ऐसे कानून का निर्माण कर सकती है जिससे सशस्त्र बलों एवं पुलिस कर्मियों के मौलिक अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया जाए। संसद को अधिकार है कि वह ऐसे कानून का निर्माण कर सकती है जिससे सशस्त्र बलों एवं पुलिस कर्मियों के मौलिक अधिकार को निरस्त किया जा सकता है। अगला आर्टिकल 34 अनुच्छेद 34, जिसमें है मार्शल लॉ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सेना विधि। मार्शल लॉ या सेना विधि लिखेंगे संसद को अधिकार है कि वह भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में, संसद को अधिकार है कि वह भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में सेना विधि लागू कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में सेना विधि को लागू कर सकती है जिसके तहत सभी प्रशासनिक शक्तियां सेना के हाथों में दे दी जाती है, जिसके तहत सभी प्रशासनिक शक्तियां सेना के हाथों में दे दी जाती हैं। और लास्ट आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35, लास्ट आर्टिकल 35 या अनुच्छेद 35 कहता है, लिखिए संसद को अधिकार है कि वह, संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों से संबंधित, संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों से संबंधित विधियों का निर्माण कर सकती है। पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों से संबंधित विधियों या कानूनों का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए पार्ट 4, संविधान का भाग 4, जिसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ
स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जिनका उल्लेख आर्टिकल 36 से लेके 51 तक किया गया है। क्या होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? ध्यान रखेंगे, किसी भी राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए या वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए उस राज्य के अपने नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिन्हें हम राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में यही है कि भाई आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपसे पूछेंगे कि बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना ही, या टू मेक अ वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना ही राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का क्या होता है? उद्देश्य होता है। सबसे पहले लिखेंगे अनुच्छेद 36, आर्टिकल 36। सबसे पहले लिखिए आर्टिकल 36 या अनुच्छेद 36, जिसमें है, लिखिए डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। अगला लिखिए आर्टिकल 37 अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 कहता है, लिखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि हम जानते हैं ये पूरी तरीके से केवल और केवल राज्य पर निर्भर करते हैं या राज्य पर डिपेंड करते हैं। तो एक राज्य के अपने नागरिकों के लिए क्या क्या कर्तव्य होते हैं, लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38। आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38। लिखिए राज्य का कर्तव्य है कि
राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के सुधार एवं विकास के लिए, राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के सुधार एवं विकास के लिए राजनैतिक सामाजिक एवं राजनैतिक सामाजिक एवं कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के सुधार और विकास के लिए राजनैतिक आर्थिक एवं सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रन पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर इट्स सिटीजन्स। राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के सुधार एवं विकास के लिए राजनैतिक सामाजिक एवं आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। और इसी में लिखेंगे राज्य में, या लिखेंगे आय की असमानताओं को कम करना भी, आय की असमानताओं को कम करना भी राज्य का कर्तव्य है। दिस इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। आय की असमानताओं को कम करना भी राज्य का कर्तव्य है। अगला आर्टिकल 39 नहीं लिखेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखने हैं क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला लिखिए अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 40।
हाँ जी। अरे भैया यहीं पर हैं, कहीं नहीं गए हैं। जी, अगला लिखेंगे आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। कहता है, लिखेंगे प्रत्येक राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिए। एवरी स्टेट शुड हैव द प्रोविजन ऑफ एवरी स्टेट शुड हैव द प्रोविजन ऑफ पंचायत्स। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए। एवरी स्टेट शुड हैव द प्रोविजन ऑफ पंचायत्स। चलिए आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं। कल मिलेंगे, कंप्लीट करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मुझे याद दिलाइएगा कि हमने लास्ट आर्टिकल 40 तक किया था। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे।